नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली में 3 का सवाल के साथ। मैं हूं नैना यादव। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु। शुरुआत करेंगे 3 के सवाल की, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर लखनऊ से, जहां राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का लोकार्पण। लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का लोकार्पण, पीएम मोदी ने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया। ये बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर। पीएम ने अटल जी की प्रतिमा का अनावरण किया, दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का भी अनावरण। अटल जयंती पर लखनऊ में भव्य आयोजन किया गया। देखिए तस्वीरें सामने आई है, निकलकर जा किस तरीके से आज के दिन को और ज्यादा बड़ा और ज्यादा महत्वपूर्ण बनाने की यहाँ पर कोशिश। लखनऊ की तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आपको नजर आ रहे होंगे। और आज यहाँ पर जिस तरीके से उनके कामों को याद किया गया है, उनके योगदान को याद किया गया है, राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी तस्वीरें सामने आई। और राष्ट्र प्रेरणा स्थल में सीधे तौर पर प्रतिमा का अनावरण यहां पर किया गया है, दीनदयाल उपाध्याय, साथ ही साथ अटल जी की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है। इसके साथ ही म्यूजियम भी बनाया गया है जो जनता को समर्पित किया गया है, ताकि अटल बिहारी वाजपेयी की जो भी काम रहे हैं उसे यहाँ पर समझाया जा सके, उसे बताया जा सके। साथ ही दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया है। अटल जयंती पर लखनऊ में भव्य कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री के साथ सूबे के मुखिया भी मौजूद हैं और साथ ही आनंदीबेन पटेल जो कि राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की, वो भी मौजूद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस दौरान उनके साथ ही मौजूद हैं। ये पूरा समर्पित एक भव्य म्यूजियम बनाया गया है जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री को भी समर्पित है और इसे नाम दिया गया है राष्ट्र प्रेरणा स्थल का। इसे जनता को समर्पित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण कर दिया है। भव्य तस्वीरें भी सामने आई हैं। अटल जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया तो दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भी प्रतिमा का अनावरण इस दौरान किया गया है। अटल जयंती पर लखनऊ में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत अब हो चुकी है। ये मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम के साथ नैना। बिल्कुल, देखिए आज अटल जयंती है और बेहद खास तस्वीरें हमारे दर्शकों के सामने हैं। ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल एक नहीं 3 प्रतिमाओं का यहाँ पर अनावरण किया गया है। इसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और उसके साथ ही साथ अटल बिहारी वाजपेयी। उनके संदेश, उनके मार्गदर्शन, उनके उद्देश्य पूरी जनता तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचे, जनता को समर्पित। आपको याद होगा ये जो तस्वीरें अभी आपके सामने हैं, इसके साथ ही आपको याद आ रही होगी वो तमाम तस्वीरें जिस तरह से हमने अहमदाबाद में देखा था, हमने गुजरात में देखा था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जब बड़ी एक तस्वीर यहाँ पर नजर आई थी लौह पुरुष की, उसके बाद में अपने आप में ये 3 और महापुरुषों की जो प्रतिमाएं हैं वो जनता को समर्पित हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल समर्पित है आम जनता को। तो अब की बार जब आप अगर लखनऊ जाएंगे तो आपको एक और बेहद खास स्थल यहाँ पर ना सिर्फ आकर्षण का केंद्र बल्कि प्रेरणा का केंद्र मिलेगा। वो है राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और ये बेहद भव्य दिव्य ये तस्वीरें हैं। 65 फीट की प्रतिमाएं जो यहाँ पर तैयार की गई और ये पूरा प्रांगण बेहद खास है और यहाँ पर जगह जगह आपको संदेश नजर आएंगे। म्यूजियम तैयार किया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उद्देश्य, उनके संदेश। 65 फीट ऊंची 3 प्रतिमाओं का जब यहां पर उद्घाटन किया गया तो उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। और जब आप यहां पर जाएंगे तो देखिए एक अलग उद्देश्य और एक अलग तस्वीर, एक अलग भाव आपको यहां पर नजर आएगा। और चलिए 3 के सवाल की शुरुआत करते हैं। हमारा जो मुद्दा जिसमें हम आज बात करने वाले हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश की राजनीति आज नई करवट ले रही है। जिया का लाल बांग्लादेश लौट आया है। तारिक रहमान का 17 साल बाद वतन वापसी उसकी हुई है। 17 सालों के बाद एनसीपी के कार्यवाहक अध्यक्ष और देखिए पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की बांग्लादेश में वापसी हुई है। तो बांग्लादेश में भारी राजनीतिक अस्थिरता और अराजकता से भरे माहौल के बीच में आम चुनाव की तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। ऐसे में रहमान के देश लौटने से बीएनपी के जो समर्थक हैं उनमें उत्साह भर गया है, लेकिन उनके लिए अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं का भरोसा जीत पाना इतना आसान नहीं होगा। इसमें कोई शक नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह क्योंकि आने वाले वक्त में जब चुनाव है और उसके पहले कई तरह की चुनौतियां हैं, राजनीतिक गलियारों में अलग अलग कयास हैं। कयास ये है कि बांग्लादेश की राजनीति में अब अमेरिका की एंट्री हो रही है। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि तारिक रहमान पर लगे जो तमाम केस हैं
वो और देश वापसी अमेरिका के ही इशारे पर हो रही है, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां अभी मौजूदा हालात यहां पर नजर आते हैं बांग्लादेश में, कई ऐसी बड़ी रिपोर्ट्स कही जाती हैं कि उसमें अमेरिका का ही एक बड़ा रोल, विदेशी ताकतों का बड़ा रोल, और अब यहां पर रहमान की वापसी, तो उस पर इन तमाम रिपोर्ट्स और तमाम कयासों पर ये कहा जाए कि ठप्पा भी लग जाता है। इसी बीच हमारे साथ में जो तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे उनसे इन परिस्थितियों को तो जानेंगे, लेकिन 3 का सवाल में जो बड़े सवाल लोगों के मन में है, रहमान के लौटने से बीएनपी समर्थकों में जगी आस, क्या दिखा पाएंगे कमाल? और दूसरा बड़ा सवाल ये कि रहमान 17 साल बाद बांग्लादेश लौटे हैं, तो भारत के लिए ये रुख जो है कैसा रहने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल तीसरा ये भी है कि क्या बांग्लादेश की राजनीति में अमेरिका की भी इसी के साथ एंट्री हो चुकी है, क्योंकि एक लंबे वक्त के बाद उनकी वापसी हुई है। चर्चा करेंगे, हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। इसके साथ ही संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, सबसे पहले मेरा जो सवाल है आपसे वो यही है कि जो वापसी हुई है 17 साल बाद, क्योंकि अब सब कुछ उनके पक्ष में है इसलिए वो वापस आ गए हैं, लेकिन इसके मायने आने वाले चुनावों में तो हर कोई यही निकाल करके देख रहा है कि अब वही प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए क्या एक संदेश जाएगा इससे? हाँ मीनाक्षी, 1971 में जब बांग्लादेश आजाद हुआ तब से लेके अभी तक बांग्लादेश में मुख्यतः 2 पार्टी रही हैं, अवामी लीग और बीएनपी। अब अवामी लीग को तो इस बार इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जा रहा है, शेख हसीना भारत में ही है, तो ऐसे में बीएनपी एक मुख्य पॉलिटिकल पार्टी है जो कि इलेक्शन लड़ेगी। अब इनके मुकाबले खड़ा कौन है? इनके मुकाबले खड़ा है छोटी छोटी पार्टियां हैं वहां पर, जो कि अब तक हाशिए में थी, लेकिन जब से मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी है तब से ये पार्टियां बहुत ज़्यादा अपने को पावरफुल महसूस करने लगी हैं। जैसे हम देखते हैं जमाते इस्लामी, पिछले इलेक्शन में इनको मात्र 8% वोट मिले थे, लेकिन यह आशा कर रहे हैं कि इस बार एंटी भारत और एंटी हिंदू एजेंडा के तहत इनको ज़्यादा वोट मिलेंगे। इसी तरह से एनसीपी भी वहाँ पर चुनाव में लड़ने की तैयारी कर रही है, लेकिन एनसीपी का गठन मात्र 10 महीने पहले हुआ था और ज़्यादातर उसमें यूथ, जेंजी, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, तो उनकी पकड़ क्या दूर दराज के गांव में है ये अभी तक साबित नहीं हुआ है। इसके अलावा वहाँ छोटे छोटे मुस्लिम छात्र शिविर जैसे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं, स्टूडेंट्स लेड फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, जैसे एक एलिमेंट था जहाँ हादी बहुत ही प्रखर था। तो ये सब भी कोशिश कर रहे हैं कि बीएनपी को सत्ता में ना आने दिया जाए। क्या ऐसे होगा? देखिए इलेक्शन में अभी जैसे पिछली बार जब इलेक्शन हुए थे तो 56% वोट जो थे वो अवामी लीग को मिल गए थे। अब अवामी लीग इलेक्शन नहीं लड़ रही है, तो ये 56% वोटर जो है फ्लोटिंग वोटर, ये कहाँ जाएंगे? कयास ये लगाए जा रहे हैं भारत में भी और पश्चिमी देशों में, खासतौर से अमेरिका में, कि जो अवामी लीग के फ्लोटिंग वोटर थे जो कि ज्यादातर सेक्युलर होते थे, उनको इंडिया मानसिकता नहीं थी, वो हिंदू विरोधी भी नहीं होते थे, ज्यादातर उनके डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बुद्धिजीवी वर्ग, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, वो ज्यादातर सेक्युलर माइंडसेट के होते थे। तो हो सकता है कि ये लोग किस तरफ फ्लोट करेंगे? क्या ये लोग जमात ज्वाइन करेंगे? नहीं, सवाल ही नहीं उठता। क्या ये लोग अपना वोट एनसीवी जैसे स्टूडेंट यूनियंस को देंगे? नहीं, वो भी सवाल नहीं उठता है। तो इनका वोट शायद बीएनपी की तरफ माइग्रेट हो जाए। ये थोड़ा प्रीमेच्योर होगा अभी, ये तो सारे अभी स्पेकुलेशंस हैं, क्योंकि अभी रहमान आते हैं, वो वहां पर उनकी ग्राउंड पर किस तरह से मजबूती नजर आती है, चुनौतियां भी बहुत ढेर सारी है। संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ में कनेक्टेड है। संजीव श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आपसे जरा समझने की कोशिश करें, क्योंकि रहमान एक लंबे वक्त से विदेश में थे और बड़े आरोप खासतौर से हम देखते रहे हैं कि किस तरह से शेख हसीना पर भी ये वहां के लोगों ने लगाए कि आम जनता के साथ या पिछड़े इलाकों के साथ में उनका कन्वर्सेशन कनेक्ट जो था वो उस रूप में स्थापित नहीं हो पाया। अब रहमान अगर आते हैं, 17 सालों का एक लंबा गैप, उसके बाद में वो यहां पर आते हैं, तो क्या वो कोई मैजिक कर पाएंगे या एक अलग तरह का प्लेटफॉर्म सेट कर पाएंगे? क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त उनको भी नहीं मिलने वाला है अपनी पूरी ये कहा जाए सिचुएशन को सेट करने के लिए। और दूसरी बात ये कि अभी ऑलरेडी बांग्लादेश में कई तरह के कियोस्क हैं, बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। हाँ नैना जी, तारिक रहमान जो कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं
और खालिदा जिया जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जो चेयरपर्सन है, उनके सुपुत्र हैं, उनका स्वदेश वापसी करना बांग्लादेश के लिए एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है। और बांग्लादेश के लोगों के समक्ष तारिक रहमान मेरे विचारों के अनुसार नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है। जाहिर है कि खालिदा जिया और उनकी जो पार्टी अवामी लीग है, उनको ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो ऐसे में ऐसी जो पॉलिटिकल पार्टीज जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखती हैं, जो कि बांग्लादेश में डेमोक्रेसी को रिस्टोर करना चाहती हैं, यदि वो सरकार बनाने में सफल होती हैं तो ये बांग्लादेश के भविष्य के लिए अच्छा होगा। और मेरा ऐसा मानना है कि तारिक रहमान जो कि 17 वर्षों के बाद एक लंबे निर्वासन के बाद वो अब उन्होंने वापसी की है। और संजीव श्रीवास्तव सर, हम लोग जब जिक्र कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश पर रहमान की वापसी का असर क्या पड़ने वाला है, इसके साथ साथ ये भी पूछा जाएगा कि एक तरफ हम देख रहे हैं भारत को लेकर के भी सवाल किए जा रहे हैं कि बांग्लादेश में जो स्थिति है उसका असर भारत में कैसा दिखाई दे रहा है या कैसा होने वाला है आने वाले दिनों में। लेकिन अब जब रहमान आए हैं वापस, उसको लेकर के उसके मद्देनजर भी मैं पूछना चाहूंगी, इससे पहले उनका बयान आया था दिल्ली और पिंडी को लेकर के, जिसमें साफ तौर पर दोनों को कोट करते हुए नजर आए थे रहमान साहब। उन्होंने कहा था कि दिल्ली और पिंडी चाहे कोई भी हो, प्रेशर नहीं लिया जाएगा। खुद को संवैधानिक ढांचे को मजबूत करने वाला बताते हैं, लोकतंत्र को मजबूत करने वाला बताते हैं रहमान साहब। अब ऐसे में भारत पर क्या असर पड़ेगा? जी जरूर, उन्होंने इस बात को कहा कि न तो दिल्ली न तो पिंडी, बांग्लादेश सबसे पहले। और जाहिर है कि वो अब अपनी जो आने वाले इलेक्शंस में जब वो जनता के बीच में जाएंगे तो कोई भी जो जमहूरियत का, लोकतंत्र का जो नेता होता है, वो जब अपने आप को जनता के बीच में प्रस्तुत करता है तो वो जाहिर है कि अपने राष्ट्र के हितों को वो सर्वोपरि रखने की बात करता है, वो बहुत स्वाभाविक है। और मेरा ऐसा मानना है कि वो जरूर इस तरीके की पोस्चरिंग करने जा रहे हैं। संजीव जी, मौजूदा वक्त में जरूरत भी शायद उसी चीज की है, वहां की आवाम के लिए भी। जी यकीनन ये आपने बिल्कुल सही कहा कि आज आवश्यकता भी इस बात की है कि ऐसे नेता जो कि बांग्लादेश में लोकतंत्र के भविष्य को बचाने की बात करें, बांग्लादेश में जो शांति, सुरक्षा, स्थिरता, संपन्नता को लाने की बात करें, ऐसे नेताओं की नितांत आवश्यकता है। और उसकी बहुत भारी कमी थी और ऐसा कोई फेस नहीं दिखाई दे रहा था। शेख हसीना ही वो फेस। कहीं ना कहीं यही वजह है कि लोगों के मन में भी वहां पर उम्मीद जागी है। 1 लाख लोग पहुंचे हुए थे उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर। स्थिति ये बनी हुई थी आज बांग्लादेश में। अब ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, एक सवाल ये भी बहुत ज्यादा घूम रहा है वातावरण में कि अमेरिका के इशारे पर तारिक की वापसी हुई है। अमेरिका का दखल होने की बात बार बार आ रही है कि बांग्लादेश में अमेरिका का दखल हो रहा है। सीधे तौर पर कोई इसे माने ना माने, लेकिन इनडायरेक्टली हर कोई ये मान रहा है। तारिक लंदन से लौटे हैं, ब्रिटेन से लौटे हैं। अब ऐसे में अमेरिका क्या सच में उनके आने का रीजन हो सकता है? मीनाक्षी, अमेरिका ने ही पैराशूट लैंडिंग कराई थी मोहम्मद यूनुस की पिछले साल अगस्त के महीने में। मोहम्मद यूनुस कभी भी बांग्लादेश की राजनीति में थे नहीं, बाहर ज़्यादातर समय रहते थे। जमीनी राजनीति से उनका अभी भी कोई सरोकार नहीं है, लेकिन पैराशूट लैंडिंग करा दी अमेरिका में। अभी अमेरिका जो है, ये याद रखना पड़ेगा कि कट्टरवादी लोगों को, जैसे एनसीपी है, जमाते इस्लामी है, या दूसरे मुस्लिम छत्र शिवर हैं, या रूढ़िवादी धार्मिक विचारधारा वाली पार्टियों को पावर में नहीं आने देना चाहता, क्योंकि जहां जहां अमेरिका ने दुनिया में कोशिश की धार्मिक रूढ़िवादी पार्टियों से टकराने की, अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी। तो अमेरिका जाहिर बात चाहेगा कि धार्मिक पार्टियां जैसे जमाते इस्लामी पावर में ना आए। शेख हसीना अवामी लीग को भी अमेरिका पसंद नहीं करता था, क्योंकि अमेरिका ने काफ़ी कोशिश की बांग्लादेश में पिछले 15 साल में, 10 साल में पैंठ बढ़ाने की। उनको एक आइलैंड है वहाँ पे, सेंट मार्टिन आइलैंड, अमेरिका को चाहिए था। उन्होंने शेख हसीना से मांगा, शेख हसीना ने मना कर दिया। अमेरिका जो है सेंट मार्टिन से चीन पर जासूसी करने के लिए, तिब्बत पर नजर रखने के लिए एक बेस बनाना चाहता था। तो रहा कौन बचा? बीएनपी।
और बीएनपी का एक इतिहास हमेशा रहा है। अब उठेगी अब बात की, अब कहा जा रहा है कि क्या अमेरिका कामयाब होगा। उसने पैराशूट लैंडिंग तो करवा दी रहमान की, लेकिन जैसा कि हम देखते आए हैं कई दफा ट्रंप साहब का बयान भी सामने आया है, उन्होंने कहा है कि हमने इतने युद्ध रोक दिए, इतनी चीजें कर दी, भारत पाकिस्तान की स्थिति जो परमाणु तौर पर थोड़ी क्रूशल हो सकती थी उसे भी स्टॉप कर दिया। अब ऐसे में क्या बांग्लादेश की स्थिति सुधारने के लिए भी अमेरिका जो है, सीधे सीधे मैं कहूं तो ट्रंप क्या क्रेडिट लेना चाह रहे हैं अब इसमें भी? ट्रंप को ये है कि ऐसा ना हो कि अमेरिका बांग्लादेश में पीछे छूट जाए दौड़ में। और ट्रंप जानते हैं, व्हाइट हाउस का और पेंटागन का आकलन है कि इस दौड़ में चीन अमेरिका से बहुत ज्यादा आगे है। चीन जो है पहले से ही बांग्लादेश की आर्मी को 1971 के पहले भी और 1971 के बाद भी चीन ने लगातार बांग्लादेश की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को सारे अस्त्र शस्त्र मुहैया कराए हैं। अभी वहां पर लालमुनीर हाट नाम का एक एयरबेस चीन जो है और ज्यादा बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा है। चीन बांग्लादेश की नेवी को 2 सबमरीन ऑन देने जा रहा है। अब चीन की शह पर पाकिस्तान बांग्लादेश की एयरफोर्स के साथ नेगोशिएट कर रहा है कि JF-17 फाइटर विमान दे दे। तो ऐसे में अमेरिका जो अभी इस दौड़ में थोड़ा सा पीछे है, वो चीन और पाकिस्तान को ओवरटेक करके अपने को प्राइमरी इन्फ्लुएंसर के हिसाब से बांग्लादेश में एस्टेब्लिश करना चाहता है। वहां पर बांग्लादेश में अमेरिका के काफी इंटरेस्ट है, क्योंकि एक बार अगर बांग्लादेश में अमेरिका का ऊंट तंबू के अंदर घुस जाता है तो वहां से म्यांमार को इन्फ्लुएंस करना चाहता है। म्यांमार में जब से आंग सान सू की को वहां की म्यांमार की हुंता ने दबा दिया है, तब से अमेरिका कोशिश कर रहा है कि कैसे आंग सान सू की को वापस बर्मा में स्थापित किया लेकिन यूकी देवनाथ जी एक बात जरूर और समझाइए, फिर मैं संजीव जी से भी यही सवाल पूछूंगी, क्योंकि अमेरिका का बार बार यहाँ पर जिक्र है और जिस तरह से जब यहाँ पर तख्ता पलट हुआ पिछले साल हमने देखा था, और बार बार शेख हसीना भी यही बड़े आरोप लगाती रही हैं कि जो छात्र आंदोलन के माध्यम से हिंसा भड़काई गई वो बहुत पहले से साजिश रची गई और उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ है। उनकी तरफ से क्लियर कट ये बात कही गई, उन्होंने ISI पर भी इशारा किया। और अब अगर रहमान की यहाँ पर पैराशूट लैंडिंग होती है तो खासतौर से बांग्लादेश की आवाम भी बखूबी इस बात को समझती है, तो क्या ये रहमान के पक्ष में जाता हुआ नजर आता है? क्योंकि अल्टीमेटली हर चीज डिपेंड करती है इलेक्शन पर। और दूसरी बात ये, चैलेंजेस किस रूप में आपके सामने आपको नजर आते हैं रहमान के सामने? जी हाँ, अगर रहमान पावर में आते हैं, यानी अगर BNP पावर में आती है, तो भारत के लिए ठीक ठाक हालत है। देखिए, BNP और अवामी लीग 1971 के बाद से ही ऑल्टरनेटली पावर में आते रहे हैं। जब भी अवामी लीग शेख हसीना पावर में आई है तो भारत के साथ रिश्ते बहुत मजबूत रहे हैं। और जब BNP पावर में आती है तो BNP, खालिदा जिया की बात है, अब तो 80 साल की हो गए, उनके बेटे रहमान 60 साल के हैं। अगर रहमान पावर में आते हैं, BNP पावर में आती है, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, इनके रिश्ते भारत के साथ ठीक ही रहते हैं, शत्रुतापूर्ण व्यवहार नहीं करते हैं। लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ी खतरनाक चीज ये होगी कि अगर वहां पे जमाते इस्लामी, NCP और मुस्लिम छात्र शिविर ये अगर इलेक्शन में BNP को हरा देते हैं। अभी पिछले हफ्ते बांग्लादेश में जो सर्वे कराया गया उसके अनुसार 54% लोग जो हैं वो ये बोल रहे हैं कि वो BNP के लिए वोट करेंगे, और 49% यानी 49% लोग ऐसे बोल रहे हैं कि वो NCP जमाते इस्लामी जैसे पार्टी के लिए वोट करेंगे। तो ये लग रहा है कि BNP अपने इस इलेक्शन में जीतने वाली है। सवाल सिर्फ ये है कि क्या BNP 50% से ज्यादा सीट लाकर जो जातीय असेंबली है, नेशनल असेंबली है, वहां पे 50% सीट लाकर क्या BNP अपने बलबूते पर पावर पे आ जाएगी? आने वाले अगर BNP सर हमें समझ आएगा, क्योंकि वहां की स्थिति जो है, यूनूस को अब वहां की जनता एक्सेप्ट नहीं कर रही है। यही वजह है कि जैसे मेरी सहयोगी मीनाक्षी ने बताया कि वहां पर एक्सेप्ट करने के लिए, रहमान को रिसीव करने के लिए इतने सारी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। संजीव श्रीवास्तव सर, एक चीज मुझे समझाइएगा, यहाँ पर अमेरिका को लेकर के जिक्र जब नैना ने किया, यहाँ पर एक बात जो सामने आ रही थी वो कि जो बाइडेन की सरकार में तख्ता पलट हुआ था, शेख हसीना हटी थी सरकार से, उनको देश छोड़ करके जाना पड़ा था, लेकिन अभी सरकार ट्रंप साहब की है। तो क्या ये एक वहां पर भी होड़ है, क्या अंतर कला है क्या अमेरिका में भी ट्रंप और जो बाइडेन की? अगर मैं सीधे सीधे अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो अमेरिका अभी इंटरेस्ट दिखा रहा है बांग्लादेश में, ट्रंप इंटरेस्ट दिखा रहे हैं बांग्लादेश में, तो क्या उधर भी इफेक्ट हो रहा है कुछ?
देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो डीप स्टेट है वो तो जरूर इस बात की कोशिश कर रहा था, या रादर ये कहें कि साजिशें रच रहा था कि वो बांग्लादेश का जो सेंट मार्टिन आइलैंड है वो अपने प्रभाव में ले ले। और इसको शेख हसीना ने बहुत सीधे सीधे भी कहा था कि मेरे ऊपर एक व्हाइट मैन दबाव आया करता था कि यदि आप सेंट मार्टिन आइलैंड को लेकर के कोई कंप्रोमाइज समझौता कर लें तो आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी, और यदि आपने नहीं किया तो समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो इस तरीके का दबाव डीप स्टेट जरूर बनाया करता था, और वो डीप स्टेट अमेरिका का आज भी वो इस बात की कोशिश कर सकता है कि वो आगे आने वाले समय में भी जो भी सरकार बने उसके ऊपर फिर से वो दबाव बनाए। लेकिन जो बांग्लादेश में तारिक रहमान का जो अभी तक का जो स्टेटमेंट है, और यदि वो आगे आने वाले समय में सरकार बनाते हैं जिसकी की प्रबल संभावना है, तो ऐसे में मेरा ऐसा मानना है कि वो भी बांग्लादेश के हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। जैसा कि उन्होंने कहा, न पिंडी न दिल्ली, बांग्लादेश प्रथम। और बांग्लादेश प्रथम की जब एक बात और भी है कि उन्हें बहुत लंबा वक्त मिल भी गया ये समझने के लिए कि बांग्लादेश में स्थिति क्या बनी हुई है। अब ब्रिटेन से आए हैं तो थोड़े बहुत तो वो कट्टर नहीं होने चाहिए, हम ये मान करके चल रहे हैं। वो देख करके आए होंगे कि किस तरीके से वहां पर हिंदुओं को जलाया जा रहा है, उन्हें घरों से निकाल करके मारा जा रहा है, उनके देश की स्थिति क्या है। अब बीएनपी को लेकर के जो चौंकाने वाली बात है वो ये है कि एक तो जिया उर रहमान जो कि वहां की पूर्व प्रधानमंत्री रही हैं वो बीमार चल रही हैं। दूसरी बात ये कि बीएनपी को बढ़त मिलते हुए नजर आ रही है, यानी ये अच्छा मौका है रहमान के लिए कि वो बैटलफील्ड में आए, चुनाव जीते और वहां की सत्ता को फिर अपने हिसाब से चलाएं। लेकिन इसमें क्या उनकी जो मदर थी, जिस तरीके से वो सरकार चलाती थी, वो उनसे सहमत नजर आते थे? देखिए, बांग्लादेश में अब स्थितियां बदल गई। जिया पहले का मैं माफी चाहूंगी, मैंने नाम गलत लिया। ठीक है सर। दीदी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। खालिदा जिया ने 3 कार्यकाल उनका प्रधानमंत्री पद का रहा, और खालिदा जिया जब एक सत्ता में थी और जब वो पॉलिटिकल पार्टीज की विपक्षी नेता भी थी, तो सबसे बड़ा जो खालिदा जिया और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के समक्ष जो चैलेंज था वो अवामी लीग का चैलेंज था। और तब अवामी लीग के चैलेंज को डील करने के लिए ये जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है वो जमाते इस्लामी बांग्लादेश के साथ अलायंस में थी, और एक लंबे समय तक अलायंस में थी, कई दशक का जो अलायंस है। लेकिन अभी जिस समय की अगर आपको वर्तमान की राजनीतिक स्थिति बांग्लादेश में देखें तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का जो सबसे बड़ा जो राइवल है वो है जमाते इस्लामी बांग्लादेश। और अब वर्तमान समय में जो संघर्ष है वो कट्टरवादी जो ताकतें हैं, जो अतिवादी ताकतें हैं, उनका जो संघर्ष है वो लोकतांत्रिक ताकतों के साथ है। और मेरा ऐसा मानना है, अब देखना होगा कि तारिक रहमान किस तरीके के आगे आने वाले समय में अपनी पोस्चरिंग को करते हैं, बयान देते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो चूंकि ये जानते हैं कि जो जमाते इस्लामी और जो रेडिकल इस्लामिस्ट अतिवादी जो ताकतें हैं उनके साथ ही उनका मेन कॉन्टेस्ट है, इसी वजह से उनकी जो अब पोस्चरिंग होगी वो लोकतंत्र के संदर्भ में होगी कि वो लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाने की बात करेंगे, वो सभी को साथ में लेकर के चलने की बात करेंगे। और लेकिन एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि तारिक रहमान के लिए जो आने वाले दिन हैं बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि जो बांग्लादेश में जो रेडिकल इस्लामिस्ट साजिशें हैं, पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है आज भी एक्टिव है। देखिए, अभी वो आज आए हैं, कल ही बांग्लादेश में एक बम ब्लास्ट घटना सामने आई है। उसके पहले उस्मान हादी की जो हत्या हुई, दीपू चंद्र दास जी की हत्या हुई। इस तरीके की जो साजिशें हैं वो बांग्लादेश में आने वाले दिनों में और भी तरीके से रची जा सकती हैं, ताकि ये जो दरअसल संजीव जी, मेरा जो चुनौतियों का सवाल था वो इन्हीं मामलों को ध्यान में रखते हुए था कि अभी बड़ी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां हैं और कांटों भरा ताज आने वाले वक्त में खासतौर से रहमान के लिए कुछ वक्त के लिए तो यहाँ पर जरूर नजर आता है। लेकिन यूके देवनाथ जी, एक बात जरा मुझे जरूर समझाइएगा, क्योंकि अभी यहाँ पर जैसे संजीव जी ने बताया कि डीप स्टेट्स का पिछले कुछ वक्त से क्या हमेशा से ही बड़ा इंटरेस्ट रहा है एशियन कंट्रीज पर, स्पेशली अगर भारत की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, चाइना पर अमेरिका का जोर चलता नहीं, भारत का अमेरिका पर जोर चलता नहीं, पाकिस्तान और बांग्लादेश को समय समय पर वो मैनिपुलेट करते रहे हैं। और पिछले कुछ वक्त से खास तौर से यूएस के लिए बांग्लादेश एक तरह की लेबोरेटरी रहा है ट्रायल एंड टेस्ट के लिए। उन्होंने यूनिस को ट्राई करने की कोशिश की, यूनिस वाला एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। अब रहमान की यहाँ पर एक तरह से पैराशूट लैंडिंग ही सही, लेकिन ये बड़ी चुनौतियां होंगी रहमान के लिए भी और अमेरिका के लिए भी। ये टेस्टिंग का टाइम है। इसमें कोई शक नहीं है कि जब इलेक्शन होंगे 12 फरवरी को तो बीएनपी को शायद
या तो मेजोरिटी अपने आप मिल जाएगी या सबसे बड़ी पार्टी तो बनी जाएगी। अब तारिक रहमान क्या ऐसी हालत में तीन चीजें कर पाएंगे? एक, अपने को अमेरिका से अलग थलग रखना, अपने को पाकिस्तान से अलग थलग रखना और चीन से अलग थलग रखना। क्या वो भारत के पास अपनी नजदीकियां बढ़ा पाएंगे? सबसे बड़ी बात है कि डेफिनेटली पाकिस्तान में जो अभी आम आवाम है बहुत परेशान है, तो उनको इलेक्ट होने के तुरंत बाद स्टेबिलिटी देनी पड़ेगी। स्टेबिलिटी देने में उनको पाकिस्तान की आर्मी को अपने साइड में रखना पड़ेगा। अगर हम देखें तो पाकिस्तान की आर्मी अब तक तटस्थ रही है और उसने किसी भी तरह से गुंडाई जो एलिमेंट्स हैं या धार्मिक कट्टरवादी ताकतें हैं उनका साथ नहीं दिया है। तो पाकिस्तान की आर्मी अगर तारिक रहमान का साथ देती है तो एक स्टेबल बांग्लादेश बनेगा। इंटरनल सिचुएशन में उनको काबू करना पड़ेगा और जाहिर बात है पॉलिटिकल रीजन से वो भारत के बहुत नजदीक तो आएंगे नहीं। बीएनपी का एक हिस्ट्री रहा है जहां वो भारत के साथ अटखेलियां कभी नहीं खेलती है, थोड़ा तटस्थ रहती है, थोड़ा सा हल्का सा हाशिए पे रहती है भारत के साथ, लेकिन कम से कम वो भारत से दुश्मनी नहीं करेंगे, जो कि आज बात कह रहे हैं। और अब ऐसा होने भी वाला नहीं है। हम भी ये चाहते हैं कि बांग्लादेश में जो स्थिति है वो जल्द से जल्द सुधर जाए। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तस्वीर आपको लखनऊ से दिखाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। संकल्प का उद्घोष था और आज वही प्रेरणा हम सबके सामने विकसित भारत के रूप में देखने को मिल रही है। सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक कवि के रूप में, एक पत्रकार के रूप में, एक राष्ट्रवादी विचारक के रूप में और भारत के एक सच्चे सपूत के रूप में भारत को जो विजन दिया, भारत को जो नेतृत्व दिया, आज उसे हम विकसित भारत के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर भारतवासी उसे विरासत और विकास के नए रूप में देख रहा है। आज के इस अवसर पर हम सबके लिए यह अवसर अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आज की स्थिति पर जहां एक और राष्ट्र प्रेरणा का यह स्थल हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्राप्त करेंगे, वहीं आज भारत माता के उन महान सपूतों के प्रति नमन करने का अवसर भी है। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, महान शिक्षाविद, मामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने काशी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और जिनकी सेवाओं को देखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनके प्रति ससम्मान भारत रत्न देकर के उनकी सेवाओं को सम्मानित किया। और महान योद्धा बिजली पासी, जिनके बारे में हर भारतीय के मन में एक नई प्रेरणा प्राप्त होती है, इन महापुरुषों की, महान योद्धाओं की भी स्मृतियों को मैं इस अवसर पर नमन करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सम्मानित मंच और आप सभी का मैं एक बार फिर से राष्ट्र प्रेरणा स्थल के लोकार्पण के अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। ऐतिहासिक स्थल लखनऊ में जो प्रेरणा स्थल बना है उसके बारे में जानकारी देते हुए कि किस तरीके से तीनों ही प्रतिमाओं का आज अनावरण कर दिया गया है और उत्तर प्रदेश के लिए ये ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया है और साथ ही एक म्यूजियम भी बनाया गया है जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी के साथ ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में जानकारियाँ जाकर के आप वहाँ पर जुटा सकते हैं, उनके बारे में आप पता कर सकते हैं। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर मंच से आ रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन आपने सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी मौजूद हैं, और ये दूसरा उस वक्त का उद्घाटन के वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं।